चलो बच्चा पार्टी। तो आज ना हमारा ये सेकंड लेक्चर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। और इसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? डाइजेशन ऑफ फूड। मतलब अभी तक हमने देखा है कि डाइजेशन में किस किस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कौन सा ट्रैक्ट होता है, कहाँ से डाइजेशन होके चलता है, क्या होता है क्या नहीं, है ना। अब जो मेन डाइजेशन है जिसके अंदर हो क्या रहा है ना, हम वो देखने वाले हैं। ठीक है बेटा? सही बात है समीर, बिल्कुल सही बात है। चलो, तो ये जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो कैसे शुरू हो रहा है? मैंने आपको बताया जो डाइजेशन ऑफ फूड है। सुनो सुनो, अब मेरी बात सुनो, ठीक है? तो नहीं तो अभी सबका इनडाइजेशन करवा दूंगी मैं। देखो, जो डाइजेशन है वो हमारा खाना जैसे हमने मुंह में रखा है, माउथ में, वहीं पे हमारा डाइजेशन शुरू हो जा रहा है बच्चा पार्टी। ठीक है? तो कहाँ पे शुरू हो गया? हमारा जो बक्कल कैविटी है, माउथ है, वहां पे हमारा डाइजेशन शुरू हो गया है। तो ऐसा सबसे पहले हमारे मुंह में ना सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, काफी सारा म्यूकस होता है सलाइवा में। तो वो क्या करता है, हमारा जो खाना खाता है, आप देखते हो ना, खाना आप खाते तो सिर्फ रोटी हो, पर अंदर जाके वो पूरा गीला होता है, चिपक जाता है और गोले गोले बन जाता है वो, फिर उसको हम अंदर निकलते हैं। तो वो जो गोले गोले बने हैं, जो पोषण इकट्ठा हो गया है ऐसे करके, जिसको हम अंदर लेके जाते हैं, निकलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा? बोलस। ठीक है? समझ आ रही है? फिर जब हम उस खाने को अंदर निगलते हैं, अटकाते हैं, बोलते हैं ना खाना निगल लो, खाना अटका लो, है ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी ग्लूटिशन। क्या बोलते हैं बेटा? डी ग्लूटिशन। और जिस मूवमेंट से ऐसे हमारे एक अंदर मूवमेंट होता है जो आपको ऐसे दिखता है नेक में, एक मूवमेंट होता है, मस्कुलर मूवमेंट, जिसकी वजह से हमारे अंदर, गले के अंदर से खाना जाता है, मसल्स का मूवमेंट, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्लियर है बेटा बात सबको? ठीक है। तो हमारे मुंह माउथ में जैसे ही हमने खाना रखा, तो हमारे माउथ में क्या सिक्रीट हुआ? सलाइवा। क्या सिक्रीट हुआ बेटा? सलाइवा। समझ पड़ रही है बात? तो उसी के अंदर क्या है, कोई मुझे बताएगा उसके अंदर क्या एक तो प्रेजेंट है सलाइवा के अंदर? लाइसोजाइम्स प्रेजेंट है बहुत सारे। तो लाइसोजाइम्स बेसिकली करते हैं? कोई मुझे बताएगा? सलाइवा एज अ एंटी बैक्टीरियल एजेंट काम करते हैं हमारे सलाइवा के अंदर। ठीक है? और हमारे अंदर सलाइवा के अंदर, वहां पे सबसे पहले जब हमने मुंह में खाना रखा है, तो वहां पे हमारा ब्रेक डाउन होना किसका शुरू हो जाता है? स्टार्च का। हाँ, किसका ब्रेकडाउन होगा बेटा? स्टार्च। ठीक है? तो स्टार्च कन्वर्ट होगा किसमें? माल्टोज में। और स्टार्च क्या है बेटा? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है ना। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूट रहा है? माल्टोज में। और माल्टोज क्या है? डाइसेकेराइड। ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टिंग इनटू डाइसेकेराइड। आपसे ये भी पूछा जाता सकता है, सिर्फ दिमाग में ये मत बैठा लेना कि सिर्फ स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है। दिमाग एग्जामिनर ने दे दिया कार्बोहाइड्रेट किस डाइसेकेराइड में कब शुरू कन्वर्ट करना शुरू कर रहे हैं, मेरे सारे बच्चे लिख कर आ रहे हैं भैया वो तो स्टमक में शुरू होगा, माउथ में शुरू नहीं हो रहा। अगर ऐसा किसी ने किया तो मैं घर में घुस के मारूंगी सबको। ठीक है? तो एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो पीएच 6.8 पे काम करता है और स्टार्च पे काम करता है, उसको कन्वर्ट किसमें कर देता है? माल्टोज में। समझ पड़ रही है यहां तक बात सबको? समझ पड़ रही है? यस मैम। ठीक है। तो अब फिर क्या होता है, अब हमारा जो खाना है भैया वो पहुंच चुका है कहाँ पे? यहाँ से ईसोफेगस के थ्रू यहाँ पे हमारा डाइजेशन शुरू हो गया है। अब ऐसा नहीं, यहाँ पे तुम्हारे ईसोफेगस में भी डाइजेशन चलता रहेगा, यहाँ बेचारे को रुकने का टाइम नहीं मिल रहा है, कहाँ वो डाइजेशन करवाएगा ईसोफेगस में, है ना। तो वो हमारे जाके रुका है, ठहरा है आराम से स्टमक में, जाके वो रेस्ट कर रहा है। तो स्टमक में अब हमारा शुरू होगा क्या बेटा? डाइजेशन का काम। समझ पड़ रही है? तो स्टमक में मैंने आपको बताया था क्या लेयर्स होती है, मैंने आपको बताया था। तो जो म्यूकोसा है उसमें मैंने आपको क्या बताया था? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। समझ पड़ रही है? अब जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं? लिपेज सिक्रीट करता है। समझ पड़ रही है बात? और क्या सिक्रीट करता है? कोई मुझे बताएगा? बताओ, और क्या क्या सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और क्या क्या सिक्रीट करता है लिपेज के अलावा?
म्यूकस सिक्रीट करता है। ठीक है, तो देखो बेसिकली ना म्यूकोसा में बेटा 3 सेल है। गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। अब म्यूकोसा में ना 3 सेल होते हैं बेसिकली। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं म्यूकस नेक्सेल, ठीक है। फिर होते हैं पैप्टिक। बेटा मैं आपको दिख पा रही हूँ ना, क्योंकि मेरी लाइट्स ही नहीं आ रही है आज, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि मैम आपको दिख ही नहीं रही, ठीक है। पैप्टिक सेल्स, जिसको हम चीफ सेल्स भी कहते हैं, ठीक है बेटा। और एक होते हैं हमारे क्या नाम है, सॉरी, मैं दिख रही हूँ ना आपको, इसके लिए तो यस बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तीसरी जो है वो है पराइटल, और जिसको बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। समझ पड़ रही है बात? मैं यहाँ पे रखती हूँ। चलो, तो अब जो म्यूकस नेक्सेल है वो बेटा क्या सिक्रीट कर रहे हैं? वो सिक्रीट कर रहे हैं म्यूकस, ठीक है। पैप्टिक चीफ सेल्स जो है वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं? पैप्सिनोजन। क्या सिक्रीट कर रहे हैं? पैप्सिनोजन। और जो बेटा पैप्सिनोजन है ना, वो प्रो एंजाइम है। प्रो एंजाइम बोले तो Inactive stage में होता है जो. हाँ बेटा, राइट। और जो पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल है वो क्या रिलीज कर रहा है? एचसीएल या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। तो अब ये जो बेटा इंट्रिंसिक फैक्टर का, तो देखो एचसीएल तो एसिडिटी वाला हमें रोल समझ आता है, ठीक है। पर इंट्रिंसिक फैक्टर का मेनली काम ये होता है, वो एब्जॉर्प्शन कराता है किसका? विटामिन बी 12 का। क्या कराता है? विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। यहां तक बाल पल्ले पड़ी सबके? अब जो Yes. म्यूकस, सबको समझ आ रहा है ना? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? तो अब देखो, जैसे कि ये जो म्यूकस है उसका क्या क्या रोल है? म्यूकस क्या क्या करता है? लुब्रिकेशन में हेल्प कराएगा, म्यूकस है तो, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद क्या करेगा? प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोजल एपिथीलियम। म्यूकोसा की जो एपिथीलियम है उसके प्रोटेक्शन में हेल्प कराता है। किससे? किससे प्रोटेक्शन चाहिए उसको? समीर से? नहीं, उसको चाहिए एचसीएल से प्रोटेक्शन, ठीक है। क्यों? समीर तो सबका दोस्त है, ठीक है। समझ पड़ रही है बात? अब जो नो मैम, ठीक है, बोले मेरा नहीं है। ठीक है, चलो। अब पेप्सिनोजन प्रोएंजाइम, ठीक है। अब क्या होता है जब एचसीएल रिलीज होता है हमारी बॉडी में? मैंने आपको क्या बताया? कौन रिलीज कर रहा है? जैसे पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल है, ये एचसीएल रिलीज करता है। तो जब पेप्सिनोजन पे ना बेटा एचसीएल एक्ट करता है, तो पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में। तो जो कि एक्टिव फॉर्म है। समझ आ रही है? एक्टिव फॉर्म बोले तो ये प्रो एंजाइम, ये किसको बोले? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोले तो अब ये रेडी है एक किसी भी चीज को दूसरी चीज में तोड़ने के लिए। तो ये किसको तोड़ेगा सबसे पहले? ये तोड़ेगा प्रोटीन को। किसमें? प्रोटियोज प्लस पेप्टोन में। समझ पड़ा बात? है ना? यहां तक क्लियर है सबको? अब ये यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा है अपन को, आई थिंक। और ये जो म्यूकस है ये एक और चीज में, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? पहले तो ये बताओ, ये म्यूकस जो है ये किस में प्रेजेंट है? ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है। यहां तक सबको समझ आ गया ना? किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इसको? अब ऐसे ही एक और
आपने सुना होगा रेनिन का नाम। कोई मुझे बताएगा रेनिन का क्या फंक्शन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सबसे पहले तो रेनिन किस में प्रेजेंट होता है? रेनिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? अभी नहीं आएगा किसी का आंसर। जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना, चैट एकदम से थम सी जाती है। देखो, ये वाला रेनिन और ये वाला रेनिन, ये दोनों रेनिन अलग है। ये वाला रेनिन और ये वाला रेनिन जो है ना, ये अलग है। तो आज हम आपका क्वेश्चन, आपका जो कंफ्यूजन है ना बहुत बड़ा, वो दूर करते हैं। ये जो RENIN रेनिन है, ये प्रेजेंट होता है कि ये रिलीज होता है किडनी से। और ये वाला जो रेनिन है ना, डबल एन वाला, ये सिर्फ इन्फेंट जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, ये सिर्फ उनमें रिलीज होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। कभी, हाँ, कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो रेनिन है, RENIN, सिंगल एन वाला किडनी में होता है, डबल एन वाला इन्फेंट्स में होता है। तो ये जो इन्फेंट्स वाला है ना, ये प्रोटियोलाइटिक, ये भी प्रोटियोलाइटिक है। ठीक है, ये भी मतलब चीजों को तोड़ता है। और किस चीजों को तोड़ता है, क्या कर रहा है, किसका डाइजेशन करवाता है? तो ये, तो वो जो बच्चों में जो मिल्क प्रोटीन होता है ना, ये उसका डाइजेशन करवाता है। समझ पड़ रही है बात? रेनिन मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। हाँ, दैट इज दिस वन, प्रिया। हाँ, सब जगह पहुंच जाओ अभी। यहां तक समझ पड़ी आपको बात? है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो अभी तक हम किस में आ चुके थे? स्मॉल स्टमक वाला पोर्शन हमारा क्लियर है। ठीक है, अब हम आ गए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे आते हैं हम। किस में आते हैं अब हम? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से बेसिकली तीन चीजें रिलीज हो रही है, तीन जूसेस रिलीज हो रहे हैं, तीन लिक्विड रिलीज हो रहा है। एक हो रहा है बाइल, अपन ने पढ़ा है बाइल, ड्यूडेनम शुरू होता है, ड्यूडेनम, तो वहां से ड्यूडेनम, बाइल। दूसरा है पेनक्रियाटिक जूस, ऑब्वियस, स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां पे ऐसे पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है अपने, जहाँ पे हम हेपेटिक वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस। और तीसरा है इंटेस्टाइनल जूस, खुद के भी तो जूसेस रिलीज करेगा वो। तो तीन जूसेस है, बाइल, पेनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है बेटा, तो जो बाइल है सबसे पहले देखते हैं, वो रिलीज करता है पिगमेंट। कौन कौन से पिगमेंट? नाम बोलो फटाफट, साक्षी नाम बोलो। बाइल कौन से दो पिगमेंट रिलीज करता है? बिलीरुबिन और एक बिली, ग्रीन बॉडी। वेरी गुड। कौन था बिली ये? एडिनिन। मन्नू माइकल। अरे बेटा, आ गया नाजिया। क्या मन्नू? यस मैम। चलो आ गया फाइनली, कोई तो आंसर देने। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, मैंने भी बोला था। हाँ हाँ, इफ्रा ना। नाजिया। हाँ हाँ, नाजिया। बेटा, यहाँ पे क्या ना, मेरी स्क्रीन पे मतलब ऐसे शो, मतलब जब ऐसा होता है ना, तब जैसे ये रहता है PPT, तब जब आप बोलते हो तो मुझे पता नहीं होता है किसने बोला है ना, तो थोड़ा ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है आवाज पहचानने में। ठीक है, चलो वेरी गुड नाजिया। तो अब देखो, हाँ, दो पिगमेंट जो रिलीज हो रहे हैं वो अपन को पता पड़ गए। और इसके अलावा, और ये पिगमेंट के अलावा और क्या क्या रिलीज कर रहा है? एक पिगमेंट रिलीज कर रहा है ये दो, उसके अलावा और क्या क्या रिलीज कर रहा है बताओ? बाइल सॉल्ट रिलीज कर रहा है, और क्या रिलीज, और क्या रिलीज कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल,
कोलेस्ट्रॉल, और क्या रिलीज कर रहा है? लाइपेज को एक्टिवेट कर फोस्फोलिपिड, क्या बेटा? लाइपेज को एक्टिवेट कर फोस्फोलिपिड, वेरी गुड, वेरी गुड। फॉस्फो लिपिड। और एक चीज और बताओ, ये कौन सा एंजाइम रिलीज करता है बाइल? एंजाइम रिलीज नहीं होता, क्या बेटा? बताओ बाइल कौन सा एंजाइम रिलीज करता है? बेटा बाइल कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं करता है, आपको ये चीज याद रखनी है। नो एंजाइम इट विल रिलीज। ठीक है, वेरी गुड समीर, समझ आ रही है? तो अब बाइल का जो रोल है वो क्या है, बाइल क्या क्या करवाता है? नेक्स्ट। तो जो बेटा बाइल है, सबसे पहले बाइल विल एक तो करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तबीयत खराब है, दिमाग नहीं। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि फैट को वो किस में कन्वर्ट करता है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिसको बोलते हैं मिसल। क्या बोलते हैं बेटा? मिसल। ठीक है, दूसरा इसका जो फंक्शन है, उसका दूसरा फंक्शन बाइल का क्या है? इट विल एक्टिवेट लिपेज। क्या करेगा ये? लिपेज को एक्टिवेट करेगा। मैम ये एकदम से लिपेज वर्ड कहां से आ गया, ये समझ नहीं आया अभी तक, तो ये लिपेज का कुछ वर्ड ही नहीं था। तो लिपेज कहां से आया है वो हम देखते हैं। तो मैंने क्या कहा, स्मॉल इंटेस्टाइन तीन चीजें रिलीज करता है, एक बाइल, एक पेनक्रियाटिक जूस और एक इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं किसके बारे में? पेनक्रियाटिक जूस के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? पेनक्रियाटिक जूस के बारे में। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? इट विल कंटेन इनएक्टिव एंजाइम्स, बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम्स ना इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, कौन कौन से? जैसे देखो, ट्रिप्सिनोजन प्रेजेंट है इसके अंदर, काइमोट्रिप्सिनोजन, एक सेकेंड रुको, ट्रिप्सिनोजन प्रेजेंट है। ठीक है, फिर प्रेजेंट है काइमो ट्रिप्सिनो ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, प्रो कार्बोक्सिलेपेप्टिडेज। ठीक है, और कौन कौन सा प्रेजेंट है? और प्रेजेंट है अमाइलेज, और कौन सा प्रेजेंट है? लिपेज, और कौन सा प्रेजेंट है, कोई मुझे बताएगा? और प्रेजेंट है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये इनएक्टिव एंजाइम्स है जो प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं इसमें से किसी एक की। तो ये देखो, ये जो लिपेज है ना, ये लिपेज यहां से आया है, ये लिपेज यहां से आया है। ये लिपेज हम कर रहे थे ना, एक्टिवेट करता है लिपेज। ये मैंने क्या बोला? इनएक्टिव। पेनक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव चीजें प्रेजेंट है, जिसमें से एक लिपेज है। तो बाइल क्या कर देता है? लिपेज को एक्टिवेट कर देता है। समझ पड़ रही है बात? तो जब वो लिपेज को एक्टिवेट करता है ना, तो वो आगे जाके देखो यहाँ पे ऐसे, जब वो लिपेज को एक्टिवेट कर देता है ना, तो लिपेज फैट को कन्वर्ट करता है डाइग्लिसराइड, फिर डाइग्लिसराइड से वो मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है। तो ये सारे का ना कन्वर्ट होके ना ये ऐसे ऐसे बड़ी चीजों को छोटी चीजों में तोड़ता है। ये आगे जाके होगा। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर। चलो अभी पहले हम इसको देखते हैं। देखो, तो जो ट्रिप्सिनोजन है वो उस पे कौन सा एक एंजाइम एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? एंटेरोकाइनेज। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एंटेरोकाइनेज। वेरी गुड नाजिया, वेरी गुड समीर। तो वो कन्वर्ट हो गया ट्रिप्सिन में। किस में? ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन क्या है? एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो ये बेटा एंटेरोकाइनेज कहां से, ये एकदम से आसमान से कहां से टपका? मुझे तो पहले ये बताओ, ये एकदम कहां से आसमान से टपक गया? बेटा ये टपका नहीं, ये तो सिक्रीट हुआ है, सिक्रीटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। कहां से? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ये सिक्रीट हुआ है। नाजिया कहां से नाजिया बता, जूबिया कहां से सिक्रीट हुआ है ये?
जुबिया नहीं है ना क्लास में? जुबिया नहीं है। चलो ठीक है बच्चा। अच्छा, आई थिंक मेरा लाइव बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो बच्चा मैं क्या अपना थोड़ा, मैं अपना ना वीडियो बंद ही रख रही हूँ। नहीं तो आप लोगों को मैं दिख रही थी क्या वैसे आपको? तो मैं वीडियो बंद ही रखूँ या चालू रखूँ, ये बताओ आप। मैं दिख रही थी आप लोगों को? यस मैम। यस मैम, आप दिख रहे थे। ठीक है, तो मैं काम करती हूँ, मैं अपना वीडियो चालू ही कर देती हूँ। स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ हाँ बेटा, मैम वो अब मैं आप हल्की शेयर हल्की कर रही हूँ। दिख रहे हो। और डार्क हो गया है थोड़ा, पहले लाइट थोड़ी पड़ रही थी ना। अभी होगा, अभी होगा, देखो। हाँ मैम, आप दिख रहे हो। है ना? चलो, हाँ यहाँ तक समझ आ गया? इतना सारा जो खिचड़ी पकी है समझ आ गई ना? तो अब हम आ जाते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम। इसके अंदर क्या होता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसम म्यूकोसल एपिथेलियम में पता है क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहले तो गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होता है। कौन से सेल प्रेजेंट होता है बेटा? गोबलेट सेल्स। वो इतनी देर से हम जो बोल रहे थे म्यूकोसल एपिथेलियम से म्यूकस रिलीज करता है, तो वो बेसिकली गोबलेट सेल्स होता है, जो मैंने बताया था वही रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये ठीक है, म्यूकस सिक्रिएट हो चुका है। यहाँ तक हमारे, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, बताओ। ठीक है, तो अभी जो हमारा म्यूकस है ना, ये देखो बच्चा ध्यान से सुनना, ये जो म्यूकस है ये बाइकार्बोनेट्स के साथ मिलके हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट। किसे प्रोटेक्ट कर रहा है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करेगा? अरे बेटा Yes. एसिड से ही एसिड। प्रोटेक्ट करेगा, समीर से प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और हमें क्या करता है? प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, और वो एल्कलाइन मीडियम कितना है? बड़ा क्वेश्चन मार्क। वो एल्कलाइन मीडियम कितना है? वो एल्कलाइन मीडियम ये जो मिलके प्रोवाइड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 7.8। कितना बेटा? 7.8। समझ पड़ रही है बात? और यहीं पे जो सब म्यूकोसल ग्लैंड है वो सेम काम कर रही है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इन सब म्यूकोसल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाने का एक ग्लैंड का और काम है। वेरी गुड नाजिया, ब्रूनर ग्लैंड। वेरी गुड बेटा, ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, नाजिया अपने संडे वाले टेस्ट में कितने मार्क्स थे? दीपांशु आ गया? यस मैम। हम्म, नाजिया अपने संडे वाले टेस्ट में कितने मार्क्स थे बेटा? हाँ, इसने 105 बताया था बेटा। कहाँ मार्क्स उड़ा रही है लड़की? यहां तक समझ आ गया ना? अगले टेस्ट में मुझे नाजिया के 120 से कम मार्क, वो 220 से कम मार्क्स नहीं चाहिए। 200, 200 से कम मार्क्स नहीं चाहिए। किसके? नाजिया के। हाँ, समीर अपने 220 से कम नहीं आने चाहिए, ये मैं पहले लास्ट वाली क्लास में बता चुकी थी। हाँ अच्छा, तो वही ना टू, वही तो टोटल बताना है ना नाजिया। मैं वही सदमे में आ गई, कहाँ मार्क्स उड़ा रही है लड़की। कोमल के 170।
देखो जिनके भी 170 और समथिंग आए ना, सबको अपने अपने 30-30 मार्क्स बढ़ाना है। कितने? 30-30 मार्क्स नहीं, 40 मार्क्स बढ़ाना है सबको। अगले टेस्ट में एम रखना है 40 मार्क्स बढ़ाना है। कितने? 40। ठीक है। और अभी तक कोई है जिसके पूरे 240 नंबर आए हैं? अभी तक किसी के भी 240 आए हैं पूरे? ना भी नहीं बोला जा रहा है किसी से। बोले मैम बोलने लायक ही नहीं बचे हम, ना ही नहीं बोला जा रहा है। आप लोगों के आ सकते हैं, इसलिए मैंने पूछा बेटा 240 आए हैं क्या? अगर आ ही नहीं सकते, मुझे पता है सारे यहाँ पे बहुत ही बैठे हैं, तो मैं पूछती नहीं, है ना। मैं पूछती नहीं, मुझे पता है अगर आ ही नहीं सकते तो कौन सा टीचर अपना टाइम वेस्ट करेगा, पढ़ाएगा, निकलेगा। पर मुझे पता है आप यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं इनके आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, समझ पड़ रही है बात? तो लेकर आने कोशिश करनी है। मैम इन्फेक्शन वाले ने कंफ्यूज कर दिया था। वो इन्फ्लुएंजा वाला ना, हाँ, इसलिए मैं कंसिडर कर रही हूँ। वो इन्फ्लुएंजा एलर्जी वाला ना, हाँ मैंने देखा था। बच्चों के दिमाग में इन्फेक्शन कर गया वो। ठीक है बच्चा, तो अपन आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको समझ आ गया? किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है आई थिंक? तो अब जो सिक्रीशन ऑफ, एक लाइन लिख रही हूं, सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स। ब्रश बॉर्डर सेल्स क्या है? मैम क्रिप्स ऑफ लिबर खून। वेरी गुड। ठीक है, वो और गोबलेट सेल्स का जो सिक्रीशन है, किसका? गोबलेट सेल्स का। क्या बनाते हैं, क्या रिलीज करते हैं वो मिलके? इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटेरिकल्स। अरे बेटा क्या ही बात है, क्या ही बात है। सकस एंटेरिकस। ठीक है, क्लियर है? तो सकस एंटेरिटिकस में प्रेजेंट होते हैं 3-4 कुछ ऐसे एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं, एक कौन सा होता है, नाम बोलो बेटा। डाइपेप्टेस, लाइपेस, न्यूक्लियोसाइडेज और डाइसैकेराइडेज। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन कौन से? डाइसेकेराइड, डाइपेप्टिडेज, लिपेज, न्यूक्लियस। समझ पड़ गई बात ये सबको? कि जो ब्रश बॉर्डर सेल्स का जो सिक्रीशंस है और गोबलेट सेल का सिक्रीशन है, ठीक है, इन सिक्रीशन को मिला के हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, और जिसको साथ में कहा गया है सक्कस एंटेरिटिकस, और जिसके अंदर प्रेजेंट है हमारे डाइसाइक्राइड, है ना। क्या प्रेजेंट है? डाइसेक्राइड, डाइपेप्टिडेस, लिपेज, न्यूक्लियस। तो बेसिकली क्या करेंगे आगे जाके? ये सब इतना हमने रिलीज तो करवा दिया है। क्या कर दिया हमने? ये सब रिलीज करवा दिया है। तो अभी क्या करेंगे? मेजर जो चीजें, जैसे ट्रिप्सिन हमने ना करवा दिया था, रेना एक्टिव फॉर्म में काइमोट्रिप्सिनोजन, है ना। तो अब ये देखो प्रोटीन और इन सबको तोड़ेगा, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। अमाइलेज जो था वो स्टार्च को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे भी देखो हो रहा है, ये चीज स्टमक में भी हो रही है और ये चीज माउथ में भी हो रही है। वहां पे 30% हो चुका था, रिमेनिंग 70% यहाँ पे कन्वर्ट होगा। ये चीज का ध्यान रखना आप। समझ पड़ रही है बात? ये वाला ध्यान रखना आप, ठीक है। पॉलीसेक्राइड का डाइसेक्राइड में कन्वर्जन याद रखना। आगे अब देखो, फैट्स ही मैंने आपको बता दिया था, लिपेज वाला हो गया, न्यूक्लियस वाला न्यूक्लिक एसिड पे कन्वर्ट करके, न्यूक्लियस जो अभी हमने रिलीज करवाया था यहाँ से अभी, ठीक है। उसके बाद डाइपेप्टिडेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, न्यूक्लियोटाइडेज, लिपेज, सबका यही काम है। सब माइक्रोमोलिक्यूल्स को इन शॉर्ट किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? माइक्रोमोलिक्यूल्स में। यहां तक क्लियर है? तो ये आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे, ये तो याद हो जाएंगे यार, सबकी स्मॉलर यूनिट है। तो अब जब स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो हमने स्मॉलर यूनिट में क्यों कन्वर्ट किया है? इसके एब्जॉर्प्शन के लिए। बेटा किसके लिए हमने इसको स्मॉलर चीज में कन्वर्ट किया? एब्जॉर्प्शन के लिए। तो बेटा ये सारा एब्जॉर्प्शन है, ये किसके अंदर चल रहा है? ये चल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है।
ये सारा अच्छा अच्छा खाना ये सब हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन या बड़े ही फालतू और बड़ी ही जिसे बोलते हैं ना बकवास जगह, वहां पे एब्जॉर्प्शन का कोई काम नहीं चलता है, वहां पे सिर्फ पानी और जो थोड़ा सा मिनरल्स और जो थोड़े से ड्रग्स होते हैं ना वो एब्जॉर्ब होते हैं। पर जो हमारा खाना है ना बेसिकली वो एब्जॉर्ब हमारा सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। जो बकवास जो चीज है वो भेज देता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास कि ले तू बड़ा है, तू बकवास है, तू अपने पास रख। और तो बेचारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो रेक्टम होता है उसके अंदर ना वो इकट्ठा करके रख लेता है क्या, सारा वेस्ट मटेरियल, और फिर जब रिलीज करना होता है अपनी बॉडी से फीसिस के फॉर्म में वो रिलीज करता है। और एक और बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में ना वो जो सीकम जहां से शुरू होता है, आपको पता है ना लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो सीकम से शुरू होता है। तो वहां पे जो सीकम से जब शुरू होता है तो और उसके इंटेस्टाइन के बीच में ना एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम इलियो। इलियोसिकल। हाँ, तो बेटा ये इलियोसिकल वॉल्व कर क्या रहा है? बैकवर्ड फ्लो से मतलब प्रिवेंट हाँ, करता है। कि हमने जो कचरा भेजा है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलता है कि भैया मैंने ना तेरे पास है ना कचरा जो भेजा है वो तू वापस मेरी तरफ मत भेज देना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी सियानी चीज है, उसने वॉल्व लगा लिया, दरवाजा लगा लिया है जिसको हम बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व, कि अब ये मेरे जैसे ही मैं अपना कचरा बाहर इसके अंदर फेंक दूंगा और मैं दरवाजा बंद कर लूंगा ताकि कचरा वापस मेरे घर में ना फेंक सके। ठीक है बेटा? तो फिर बेचारा लार्ज इंटेस्टाइन उसके घर में तो भेज नहीं सकता स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो वो क्या करता है, फीकस बनाता है और क्या करता है, रेक्टम और फिर एनस के थ्रू बाहर फेंक देता है। समझ पड़ी बात यहां तक? किसी को कोई कंफ्यूजन? यहां तक सबको समझ पड़ी है ना बात? ठीक है, तो दीपांशु का क्वेश्चन था मैम गैलेक्टोसीमिया में बच्चों को गैलेक्टो चिल्ड्रन को मिल्क फ्री डाइट क्यों देता है? तो बेटा वो इसलिए देता है क्योंकि गैलेक्टोसीमिया में बेटा बेसिकली क्या है, गैलेक्टोज इंटॉलरेंस है। मतलब वो गैलेक्टोज को प्रोसेस नहीं कर पाता है बच्चा अपनी बॉडी में। और गैलेक्टोज बेसिकली सिंपल शुगर, वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मिल्क के अंदर। अब वो मिल्क के अंदर जब प्रेजेंट है गैलेक्टोज, तो बेटा सिंपल शुगर्स की जो भी चीजें हैं वो हम नहीं देंगे क्योंकि वो उसको ना ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है और उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। एब्जॉर्ब नहीं कर पाता मतलब उसका डाइजेशन नहीं करवा पाता, तो जिसकी वजह से बच्चे के पेट में ब्लोटिंग होती है। ब्लोटिंग होती है तो बच्चा रोने लगता है और जिसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेट भी होने लगता है कभी कभार। तो ये सारी चीजें होती है उसके अंदर। ठीक है दीपांशु? Yes, ma'am. चलो, मजा आता है ऐसे जब आप कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स ऐसे चीजें पूछते हो ना तो फील आ जाता है एकदम। हाँ बोलो बेटा। तो अब ये जो फिर डाइजेस्टेड फूड का जो मैंने आपको क्या बताया कि ये सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारा प्रोसेस होगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली क्या कर रहा है, अगर हम वाटर और ड्रग्स को डाइजेस्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर हम समरी देखें, माउथ के अंदर देखो कुछ ड्रग्स है ना एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, और वो कहाँ पे होता है, लोअर साइड ऑफ द टंग में। तो ये थोड़ा टेबल है जो आपको हो जाओ भैया, चुप हो जाओ यार। क्या क्या चल रहा है समीर? हाँ क्या चल रहा है ये? चलो, ये जो स्टमक है, स्टमक के अंदर किसका हो रहा है? वाटर का हो रहा है, शुगर्स का हो रहा है, अल्कोहल का हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मैंने क्या बताया, सारा जो एब्जॉर्प्शन है वो किसके अंदर होगा?
स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाकी देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, ये सारे म्यूकोसा के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी फालतू जगह है, बड़ी ही, इतनी बड़ी है, लार्ज है, पर इसका काम क्या है, वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स को एब्जॉर्ब करना। अब ये सारा मतलब क्या होता है, जो सारा फूड हो चुका है एब्जॉर्ब्ड, अब एब्जॉर्ब्ड होने के बाद ये क्या होगा, एसिमिलेशन होगा इनका। एसिमिलेशन से क्या समझते हो, कोई मुझे बताएगा? मैम इकट्ठा होना। क्या बेटा, मैम क्या जो होना? मैम जो एब्जॉर्प्शन होते हैं उसको इकट्ठा ब्लड होना। में ट्रांसफर करना। हाँ, तो बेटा हमने जो फूड अभी तक एब्जॉर्ब किया है वो फाइनली अपने अपनी जगह पे पहुंचता है, टिश्यू, फिर सेल्स, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, अपने अपने घर पहुंचा, और फिर वो सब उसको अपना अपना इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं एसिमिलेशन। ठीक है, इस्तेमाल, अरे यार, इस्तेमाल, ठीक है। यूज करने को बोले हैं कि या कलेक्ट करने को? बेटा उधर वहां पे पहुंच गया, फाइनली रीच द टिश्यू, और फिर उसको हम यूटिलाइज करेंगे। टिश्यू, हमने ये सारा एब्जॉर्प्शन क्यों कराया है, ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सके। तो बेसिकली यूटिलाइज, यूज, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। कहीं ले दे भी रखा होगा, रुको मैं ढूंढ के बताती हूँ आपको। ऐसा हम टेबल के नीचे लिखा है। ये देखो, द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यू which utilize them for their activities. This process is called assimilation. ठीक है, समझ पड़ रही है बात? समझ पड़ी बेटा? बोलो हाँ। तो बेटा वही है, एक बात है, मैं आपको टेंशन मत लो, मैं ना जो वर्ड्स है वो बहुत प्रिसाइजली यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं सिर्फ एनसीईआरटी की जो लाइन का जो वर्ड है ना, मैं सिर्फ वही बोलूंगी। अगर यूटिलाइज है तो यूटिलाइज बोलूंगी, यूज है तो यूज ही बोलूंगी, क्योंकि हमारे जो एग्जामिनर है ना, हमारे वो एग्जामिनर नीट के वक्त वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। वर्ड ऊपर नीचे हुआ नहीं, एक वर्ड के जिसे यूटिलाइज और यूज करके भी वो आपको क्वेश्चन गलत करवा देंगे। तो मैं वो चीज कभी बोलूंगी नहीं जिससे क्वेश्चन गलत हो, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड चलेंगे अपन। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं, हमने इतना सारा चीजें कर लिए, अब हम थोड़े डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं कि अब हम किस किस का पेट खराब हो गया है, किस किस का दिमाग खराब हो गया है। दिमाग हम बाद में खराब करेंगे, अभी हम पेट खराब करते हैं सबके। ठीक है, तो अब जैसे मतलब अलग अलग चीजें होती है पेट खराब होने की वजह से, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने की वजह से। तो वो सबसे पहले पढ़ते हैं हम जॉइंडिस। जॉइंडिस में क्या होता है कि जो बाइल, इतना सारा बाइल पिगमेंट्स अपन ने पढ़े थे, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, अभी बहुत सारा इकट्ठा हो गया, बहुत सारा इकट्ठा हो गया है। तो उसकी बॉडी में, हाँ क्या नाम है, आपको दिखने होगा, आईज येलो कलर की हो जाती है, स्किन येलो कलर की पड़ने लग जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या बेटा, जल्दी बोलो। जॉन्डिस। वेरी गुड। वॉमिटिंग क्या है, अपन को पता है, गंदा खाना देख के जो अपन को आती है, पर जो वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है ना, अपन को लगता है वॉमिट आ रही है, पर वो वॉमिट आ नहीं रही होती है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? नौशिया। वेरी गुड, उसको हम बोलते हैं नौशिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, वॉमिटिंग में हमारा जितना भी खाना जो भी खाया गया है वो सब बाहर आ जाता है। ठीक है, डायरिया क्या होता है, डायरिया में हमारा जो बाउल मूवमेंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो भी फीकल है, हमारे जो फीसेस बने वो थोड़े लिक्विड होना स्टार्ट हो जाता है, और आधा, और वो जो हमारा फीसेस है वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी को हम बोलते हैं क्या, डायरिया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर बाउल मूवमेंट बढ़ गया, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, तो मतलब बेसिकली क्या है, सब कुछ बाहर जा रहा है हमारी बॉडी से, जिसकी वजह से क्या है ना, डायरिया में इंसान इतना कमजोर क्या हो जाता है, एक तो लिक्विड उसकी बॉडी से सारा बाहर जा रहा है,
ऊपर से दूसरी चीज ये कि वो जो न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब करने थे स्मॉल इंटेस्टाइन में ना बेटा, वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आपने देखा होगा डायरिया में इंसान इतना कमजोर, इतना थका हुआ और इतना ऐसा हो जाता है। समझ पड़ रहा है? क्योंकि जहाँ पे एब्जॉर्प्शन है वो पूरा डिक्रीज हो चुका है। क्या हो चुका है? डिक्रीज। हाँ, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाता है। वेरी गुड बेटा। जो बोलस है वो हमारे बनता है किसमें? माउथ में। हमारे मुंह में सलाइवा की वजह से जो हमने फूड को इकट्ठा किया है वो है हमारे क्या? बोलस। पेट के अंदर, स्टमक के अंदर जो हमारे बना है सारा सिक्रीशन वगैरह की वजह से जो पास ऑन होगा किसके पास? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में इकट्ठा होने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? जब वो बन रहा है ना, उसको हम बोलते हैं काइम। ठीक है। और फिर जब हमारे वहां पे रेक्टम के अंदर जो सारा वेस्टेज है जो इकट्ठा होगा उसको हम बोल देते हैं, डोंट माइंड। ठीक है, क्लियर है बेटा? कंफ्यूज मैम नहीं वो होना। जो बोल सराउंडिंग अलग ही है, ऑब्वियस सी बात है, और सबका अलग है। आप है ना काइम को मुंह के अंदर नहीं बनवा सकते, और बोलस को आप उधर नहीं बनवा सकते। ठीक है। वो जो आप बोल रहे थे वॉमिट जैसी फीलिंग, उसको क्या बताया था? क्या बेटा? रिपीट कर दीजिए। बेटा आपकी आवाज कट रही है, एक बार ढंग से बोलो ना। बेटा बेटा बोलो बोलो, अगर नहीं बोल रहे तो एक बार लिख दो। हाँ, तब तक मैं कॉन्स्टिपेशन समझाती हूँ। ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या है कि भैया हाँ मैम आप जो वॉमिटिंग वाले बोल थे वो एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा, मैंने तो अभी लास्ट तो डायरिया ही बताया ना। अच्छा, ये बोलस और ये काइम पूछ रहे हो? यस मैम। बेटा बोलस तो मैंने बताया ना, अपने माउथ के अंदर जैसे हम कुछ भी खाना रखते हैं तो फिर हमारी जो सलाइवा सीक्रेट होता है जिसकी वजह से खाना। ये नहीं, अरे वो वॉमिटिंग वाला कौन सा था? अच्छा, वॉमिटिंग वाला तो बेटा कुछ नहीं था। वॉमिटिंग वाला तो वो था कि खाना हम जो भी खा रहे हैं। अच्छा, टर्म नौशिया, फीलिंग ऑफ ये वॉमिटिंग, पूछ रही थी मैं। फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग इज नौशिया। मैम ये ठीक क्यों है। होता है? ये क्यों होता है? नॉस्टल। ये बेटा जब भी नौशिया हमेशा प्रोसीड करता है किसमें? वॉमिटिंग में। देखो वो इसलिए होता है कि आप अगर लेटे हो, लेटे लेटे आपको पहले ना ऐसा नहीं सीधे सीधे इफरा सो रही है, सोते में उसने एकदम से वॉमिट कर दी, नहीं। पहले इफरा को रिफ्लेक्स एक्शन आएगा, ब्रेन सिग्नल्स भेजेगा कि भैया हमें वॉमिट आ रही है, तो वो एकदम से लगने लगा वॉमिट आ रही है। क्यों? क्योंकि हमें वो आउटसाइड बेसिकली है ना फूड मटेरियल बाहर निकलवाना है, तो हमें उस तरीके से रेडी होना पड़ता है। लेटे लेटे कभी सोते में किसी को नहीं देखा होगा वॉमिट करते हुए। जो वॉमिट करने है ना, वॉमिट जो करने वाला है उसको पहले से पता होता है। आप बोलते हो मैम वॉमिट आ रही है, मम्मी वॉमिट आ रही है, वॉमिट आ रही है ना, तो वो जो फीलिंग ब्रेन पहले ही भेजता है कि आपको वॉमिट आने वाली है। ठीक है, तो वो होती है नौशिया। कभी नहीं तो आप तो इंसान अगर वो नहीं होगा ना नौशिया, तो इंसान सोते में वॉमिट कर देगा। जो आपने कभी नहीं देखा होगा कि आधी रात को नींद में सोते में उसने बिस्तर पे ऐसे पड़े पड़े वॉमिट कर दी, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। समझ पड़ रही है बात? यस मैम। तो अब हम आते हैं कॉन्स्टिपेशन में, जिसमें बेसिकली आपको पता है कि यार उसके अंदर फीसेस अच्छी तरह से बाहर नहीं जा पाते, फीसेस रिटेन हो जाते हैं हमारे, क्योंकि बाउल का मूवमेंट है वो इरेगुलर हो जाता है। ठीक है। फिर हमारा आता है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब हमें लगने लगता है हमारा पेट भरा हुआ है। अब हमारा पेट भरा हुआ है तो हम और खाते नहीं है, हमारी जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी है वो ना रुक जाती है। तो मतलब ये इनडाइजेशन हमें ऐसा पेट भरा भरा क्यों लगने लगता है? क्यों? क्योंकि
कभी कभार ऐसा होता है कि यार हमें बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन हो रही है जिंदगी में, तो हमें लगता है यार खाना नहीं खाना, भूख नहीं लग रही है। ये कभी आपको स्पाइसी फूड खाने की वजह से भी हो जाता है, या फिर सच में आपने बहुत ज्यादा खा लिया है, सच में आपने बहुत ज्यादा खा लिया है, इसलिए आपको पेट भरा हुआ लग रहा है। तो उसकी वजह से और खाओगे तो वो तो डाइजेस्ट भी नहीं होगा, पेट बोलेगा भाई बस रुक जा रुक जा। ठीक है, राइट मन्यू? ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा, और कोई बचा है? हाँ, PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसमें दो होते हैं, एक होता है मैरस्मस और एक होता है क्वाशियोरकर। इंपॉर्टेंट है बेटा ये, कोई मुझे इसके अंदर डिफरेंस बताएगा? मैम माल न्यूट्रिशन में मतलब डेफिशिएंसी हो जाता है किसी भी मतलब प्रोटीन्स मतलब न्यूट्रिएंट्स का, किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का मतलब फूड नहीं मिल पाता है सही अमाउंट में। और क्वासियोर कोर होता है मतलब इरिस्पेक्टिवली न्यूट्रिएंट्स लेना, मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन कम, इसकी वजह से। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि क्वाशियोरकर में कोई पर्टिकुलर नहीं है, पर मैरस्मस में पर्टिकुलर है, ऐसा? नहीं मैम, मतलब मरासमस में जो होता है वो डेफिशिएंसी होता है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का या वाइटमिन्स का। लेकिन क्वासियोर कोर में होता है कि आप एक्सेस अमाउंट में या तो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, बैलेंस इक्विलिब्रियम में नहीं ले रहे हो सारे न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, और कोई? मैम क्वाशियोकर 1 से लेकर 5 साल के बच्चे में होता है, और मैरस्मस 1 से छोटे बच्चे में होता है, 1 साल से छोटे बच्चे में। कौन था ये? दीपांशु। वेरी गुड। और ये क्योंकि बेटा और थोड़ा मैम इम्पोर्टेंट है मैरस्मस इसलिए मैम मैं पूछ रही हूँ, थीन है ना? स्किन हो जाती है। क्या बेटा? मैम मैरस्मस में मैम थीन स्किन हो जाती है, ड्राई। और जो क्वाशियोकर होता है उसमें मैम स्वेलिंग हो जाती है हम्म लेग्स में। तो सीधे पूछ लेगा, ये तो है ही नहीं मेरी बुक में। ठीक है, तो चलो अब हम एक कुछ कुछ पॉइंट्स देखते हैं। मतलब बेसिकली है तो देखो माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी दोनों अलग अलग चीज है ना? तो दोनों क्या है? माल न्यूट्रिशन है। तो अब जो मैरिस्मस है ना, इसके अंदर बेटा क्या होता है? प्रोटीन्स और कैलोरीज की क्या होती है? डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, बेचारे को मिल नहीं पा रहा तो वो खा नहीं पा रहा, बहुत डेफिशिएंसी हो गई है उसकी बॉडी में, क्योंकि उसके अंदर ये भी चीज हो चुकी है क्या? एक सेकेंड रुको, कैलोरी जो है, कैलोरी इनटेक है वो भी कम है। तो जिसकी वजह से कैलोरी कम है, उसने रोटी कम खाई तो प्रोटीन्स और कैलोरी उसकी बॉडी में गई नहीं। पर दूसरी तरफ जो क्वाशियोरकर है, वो सिर्फ किसकी डेफिशिएंसी है? सिर्फ और सिर्फ किसकी डेफिशिएंसी है? प्रोटीन की। वो कैलोरीज की डेफिशिएंसी नहीं है। इसका मतलब क्या है? खाना तो उसकी बॉडी में जा रहा है, खाना उसे मिल रहा है, पर उसकी बॉडी में वो जो खाना है उसमें प्रोटीन नहीं है, जिसकी वजह से उसे वो डेफिशिएंसी हुई है। यहाँ पे से खाना ही नहीं मिल रहा है, तो ये बेचारा बहुत गरीब है, इसको खाना नहीं मिल रहा है, तो उसको ना कैलोरीज मिल रही है ना प्रोटीन्स मिल रहे हैं। पर ये जो है, इसको खाना तो मिल रहा है, पर जो खाना मिल रहा है उसके अंदर प्रोटीन नहीं है, जिसकी वजह से इसको पर्टिकुलर बस प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई है। समझ पड़ी अभी बात? समझ पड़ी? इसको आपको अगर कोई पूछे तो कैसे एक्सप्लेन करना है ना बेटा? मन्यू, आपने ये वाला पॉइंट ही एक्सप्लेन किया था ना? यस मैम, मतलब हाँ, मैं ये समझ पर्टिकुलरली गई। नहीं। हाँ, मैं आपका समझ गई थी, आप सही थे, मैं आप समझ गई थी आप क्या कहना चाह रहे हो, है ना? ओके। है ना? हाँ, गुड। ठीक है, तो अब ये आपको समझ आ गया। अब एक बच्चे ने हमारे बोला, दीपांशु ने एज का बताया, तो उसने कहा कि ये एज होता है कितने से? मैम ये होता, क्वाशियोकर में 1 से लेकर 5, और मैरस्मस में 1 से छोटे। प्रिसाइजली बोले तो हाँ ये कह सकते हैं। ठीक है,
अब इसके अंदर कुछ हम इडीमा वगैरह की बात करें तो इसके अंदर इडीमा प्रेजेंट होगा क्या क्वाशी ऑर्कर में? क्वाशी यस मैम ऑर्कर हो में प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट होगा। यस इडीमा तो प्रेजेंट होगा और इसके अंदर इडीमा एब्सेंट होगा। ठीक है, एक सेकेंड रुको। मैं आपको टेबल बना के दे रही हूं सो दैट आपको जो डिफरेंशिएशन है ना वो क्लियरली एक शॉर्ट तरीके से एक ही जगह मिल जाए। ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी। ओके मैम। एक ही बच्चे को बस समझ आ रहा है, मैं क्या करूं, बाकी बच्चों का उठा उठा के पटकू क्या आप लोगों को? यस बोलो। इडीमा इसके अंदर प्रेजेंट होगा, इसके अंदर एब्सेंट होगा। चलो ठीक है, खुशबू मैम की क्लास में करते हैं समीर जवाब। ठीक है यार। चलो, अब जो फैट है किसके अंदर? सब क्यूटेनियस। सब क्यूटेनियस फैट का मतलब पहले तो क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? स्किन के अंदर, स्किन के नीचे। तो इसके अंदर तो प्रेजेंट होगा क्योंकि भाई इसको खाना तो मिल रहा है, अच्छा खासा खाना मिल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं इसकी स्किन के अंदर भी फैट नहीं होगा नीचे। इसके अंदर प्रेजेंट होता है पर इसके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, समझ पड़ी बात? वेट लॉस की बात करें, किसके अंदर वेट लॉस होगा? इसके अंदर सम वेट लॉस होगा, सम, थोड़ा बहुत। और इसके अंदर सीवियर, काफी ज्यादा, क्योंकि बेचारा गरीब है ना, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे। मतलब वो एक होता है ना, आप देख के किसी को बता देते हो कि सड़क पे कोई एक बहुत वो ऐसा बच्चा होता है जो बिल्कुल उसको कुछ मिल नहीं पाता, तो अपन देख के बता देते हैं, है ना? समझ आ रही है बात? ये जो होता है ये कॉन्शियस फीडर होता है। मतलब कॉन्शियस होके ये खाना है वो खाना है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, पर इसके अंदर या तो भूख ही नहीं लगती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में कुछ नहीं जा रहा, या फिर उसको सही में मिल नहीं पाता। ठीक है, समझ पड़ गई ना बात? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। अब एक बच्चे ने स्किन के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? स्किन के बारे में। तो वो हम कहते हैं यहाँ पे कैसी स्किन होती है? फ्लेकी, पेन अपीयरेंस ऑन द स्किन। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे होती है ड्राई एंड ड्राई रिंकल। विंकल एंड गुड। ठीक है, और अगर हम फिर बात करें कैसे फुलफिल होगा, तो इसको कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे? इसको सिर्फ एडिक्वेट फुलफिल या ट्रीटमेंट के लिए इसको क्या खाना पड़ेगा? इसको सिर्फ प्रोटीन चाहिए होंगे एडिक्वेट अमाउंट में, और इसको सब चाहिए होगा, प्रोटीन चाहिए होंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होंगे, और साथ ही साथ क्या चाहिए होगा? फैट भी चाहिए होगा। समझ पड़ी बात? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर क्वाशियोर्गोर और मरासमस में? मैम ईडी में मैम ओ के बाद ई भी आएगा। ईडिमा के बाद क्या बेटा? मैम ईडीमा की स्पेलिंग में ओ के बाद ई भी आएगा। ओ के बाद ई भी आएगा मैम।
हाँ तो बेटा वो तो है ही ना, तो ये बेटा थोड़ा थोड़ा ऐसे अपन ऐसे इतना ऐसे लिखते हैं ना, जब आप ऐसे जब आप मेडिकल में भी आ जाओगे तब आपकी जो राइटिंग है मैं आपको बताती हूँ कैसी हो जाएगी बेसिकली। देखो, आपको एक होता है क्वेश्चन पेपर, जो आपको ना 10 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है। तो आप जब शुरू करते हो ना पेपर, तो आपकी राइटिंग पता है कैसे होती है? जैसे आपका क्या नाम है बेटा? नाम बोलो दीपांशु। अपना। दीपांशु। दीपांशु ना शुरू में आंसर ऐसे लिखना शुरू करेगा, दीपांशु, दीपांशु। फिर एंड में जाते जाते ना दीपांशु की राइटिंग ऐसी हो जाएगी। तो फिर आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स की राइटिंग होती है वो ऐसी होती है। अभी समझ आया कि वो डॉक्टर्स की राइटिंग, आप हमेशा बोलते हो कि डॉक्टर्स की राइटिंग समझ क्यों नहीं आती। वो डॉक्टर्स की राइटिंग बेटा इसलिए समझ नहीं आती है क्योंकि एंड में जाते जाते ना, हाँ इतना लिखना होता है, इतना लिखना होता है, इतना। हमारे पास क्या होता है बेटा, आप जब मेडिकल में जाओगे आपको पता होगा, आपको समझ आ पड़ेगा कि आपको ना लिखने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप ना कहीं आपकी बहुत अच्छी राइटिंग होते हुए भी ना, जो कैलियोग्राफी वगैरह भी करते हैं, ये करते हैं, ऐसे लिखते लिखते ना, वो अपन को इतना ज्यादा लिखना होता है। आपको कम से कम 10 मार्क्स में ना, कम से कम करके 10 पेज तो लिखने ही लिखने होते हैं। सोचो, आपको 10 पेज लिटरली लिखने पड़ रहे हैं। 10 पेज तो मिनिमम जिसे बोल रहे हैं ना, वो तो आपको लिखने ही लिखना है। तो आपकी राइटिंग ऐसे हो जाती है। तो यह मैं भी समझ जाऊंगी कि जो मैंने लिखा है, और जो एग्जामिनर है, क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर है, जो चेक कर रहा है वो खुद भी डॉक्टर है, उसे पता है कि ये क्या लिखा है। तो इसीलिए आप नहीं बोलते कि डॉक्टर्स की राइटिंग को समझना सिर्फ मेडिकल वाले समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। तो अब जैसे पैरासीटामोल है, वो पैरासीटामोल भी कभी कभार पीसीएम लिखने में भी ना ऐसे लिख देंगे, पर ये नॉर्मल जो डॉक्टर इंसान है वो इसे नहीं पढ़ पाएगा, ये पीसीएम लिखा है। तो इतना ज्यादा राइटिंग खराब होने की चीजें हो जाती है मेडिकल में। अभी समझ आया फिर डॉक्टर्स की राइटिंग क्यों खराब होती है? क्योंकि बेटा इतना लिखना होता है ना आपको, तो आप अडेप्ट कर लेते हो उन 6 सालों में उस राइटिंग को। ना तो समझ में आता है, पता है एक्सेप्शन दिखा था, मैं एक हॉस्पिटल में गई थी, नहीं मैं तो बेटा, मैं मैम ने डॉक्टर की लिखा था कहानी ही बता रही हूँ कि वो जो एंड में एक बहुत स्टूडेंट है, प्रॉपर थी उनकी राइटिंग। हाँ वो जो स्टूडेंट है, वो जो डॉक्टर बना है ना, पार्थ एक सेकंड बेटा, जो स्टूडेंट है वो बना है डॉक्टर। तो डॉक्टर ऊपर से नहीं आया है, तो वो जो डॉक्टर बनते बनते उसने चीजें सीखी है, तो साथ में उसने मेडिसिन सीखी है, साथ में उसने गंदी राइटिंग भी सीखी है। डॉक्टर ने गंदी राइटिंग सीखी है, समझ पड़ रहे हो बात? तो आप साथ ही साथ जाके है ना ट्रीटमेंट, पेशेंट के इलाज के साथ साथ क्या सीखोगे? गंदी राइटिंग। ठीक है? हाँ बेटा, आप क्या बोल रहे थे? नहीं पड़ती है, क्या? गंदी राइटिंग सीखनी पड़ती है। हाँ वो सीख जाओगे बेटा, आप सीख जाओगे टाइम के साथ। सीख नहीं जाओगे, मैंने अभी आपको बताया ना कि लाइक इतना ज्यादा सब कुछ है ना, इतना ज्यादा लिखना होता है कि आपको एग्जाम पास करने के लिए ना आंसर कंप्लीट करना होता है, फिर वो आप गंदी गंदी राइटिंग में लिखना शुरू कर देते हो। समझ पड़ रही है बात? नहीं नहीं, और बेटा बोर्ड्स में अच्छी लिख के आ जाना। बोर्ड्स में आप डॉक्टर नहीं हो, बोर्ड्स में अच्छी राइटिंग लिखोगे तब आप एग्जाम दे पाओगे। ठीक है? बोर्ड्स में अच्छी राइटिंग, बोर्ड्स क्लियर करने के लिए राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। बोर्ड्स में लिखने के लिए अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। कॉलेज में आके बढ़िया गंदी राइटिंग लिखना, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज में आपके सही में आपने जो लिखा है उसमें देखा जाएगा, राइटिंग पे कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक है बेटा? चलो अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन। ओके मैम। बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय। अच्छा, ऐसा ऐसा पहाड़ की जर्नी स्टार्ट हुई है। नाइस नाइस। चलो, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो समीर तो बढ़िया ही है यार। चलो, गुड नाइट, गुड नाइट।